हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंडियन हिस्ट्रोपीडिया। जैसा कि ये आर्या कंपटीशन की इतिहास की एक रीडिंग सीरीज है, जिसमें अभी एक वीडियो पिछली क्लास का हो गया है पूरा पाषाण काल का। अभी इसमें हम मध्य पाषाण काल को देखेंगे और उसके आगे जितना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य पाषाण काल, कल तक हम लोगों ने ये पूरा पाषाण काल तक देख लिया है। तो मध्य पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। हालांकि इंडियन जो कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं तो हमें इतना पुराना नहीं मिलता है। हमारे यहाँ सबसे पहले मेहरगढ़ एक पुराना साक्ष्य था 7000। तो 7000 ईसा पूर्व से मेहरगढ़ में नवपाषाण काल मिलना शुरू हो जाता है और 10,000 से 7000 तक के मध्य पाषाण काल का टाइम था। एक संक्रमण काल कहते हैं मध्य पाषाण काल को। और अभी नई नवीन खोज के अनुसार जो अब मध्य पाषाण का काल है वो लगभग 9 से 10,000 ईसा पूर्व से लेके 7 या 8,000 ईसा पूर्व तक। इसके अंतिम साक्ष्य 4000 ईसा पूर्व तक मिलते हैं, इसलिए ये 4000 ईसा पूर्व दिया है। तो मध्य पाषाण काल, जो मध्य पाषाण शब्द है, सबसे पहले प्रयोग इसका होडर माइकल वेस्टुट्रूप ने किया। मध्य पाषाण काल के उपकरण माइकोलिथिक की भारत में सर्वप्रथम खोज 1867 में C.L. कार्लाइल ने की थी। तो पूर्व पाषाण काल के जो सबसे पहले खोज हुई थी वो पलवरम में किया था रावतपुर ने, और जो मध्य पाषाण काल है उसका सबसे प्रथम खोज हुआ है C.L. कार्लाइल द्वारा 1867 में। और ये विंध्याचल रेंज में इसका सबसे पहले उत्खनन होता है मध्य पाषाण काल का। तो याद रखिए इसे। भारत में मध्य पाषाण काल होलोसीन युग के साथ शुरू हुआ। सूक्ष्म पाषाण उपकरण इसमें होते थे मध्य पाषाण काल में। सूक्ष्म पाषाण उपकरण का संबंध मध्य पाषाण काल से है। प्रमुख उपकरण चैल्सेडोनी से बने औजार बनाने की तकनीक फ्लूटिंग कहलाती थी। तो फ्लूटिंग औजार बनाने की तकनीक होती है। मध्य पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। गुजरात में लंगनाज है, रतनपुर है, कनेवल है, लोटेश्वर है, ये स्थान इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा है, गिदलूर, रेनीगुंटा, ज्वालापुरम। कर्नाटक में बेल्लारी और संगनकल्लू। तमिलनाडु तिनवेली, टेरीसमू ये। पश्चिम बंगाल में बर्धमान और वीरभानपुर वाला जो क्षेत्र है वो। और मध्य प्रदेश में रायसेन में जो भीमबेटका है, यहाँ से हमें तीनों चरण में मिलते हैं, चाहे वो पूर्व पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो और नवपाषाण काल। तो यहाँ से चित्रकारी, गुफा चित्रकारी मिलती है। रायसेन जिले में है, होशंगाबाद में आदमगढ़। और उत्तर प्रदेश में है मिर्ज़ापुर में जो मुरहना पहाड़, बघई खोर, लेखहिया। इलाहाबाद में चौपानी मांडू और महरोडी, ये सब उत्तर प्रदेश में स्थल है। प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, उसमें प्रतापगढ़ में सराय नाहर, राय, महदहा, दमदमा, ये सारे स्थल काफ़ी प्रमुख हैं। राजस्थान में तिलवाड़ा, बाड़मेर में बागोर, भीलवाड़ा। ये बागोर पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं आदमगढ़ और बागोर से, ये वो है भीलवाड़ा राजस्थान में मध्य पाषाण काल का। और बिहार में जो एक है स्थल पैसरा, बागोर और आदमगढ़, ये जो दोनों स्थल हैं होशंगाबाद और भीलवाड़ा से है बागोर। लगभग 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। तो मध्य पाषाण काल की एक विशेषता है कि यहाँ से जो आदि मानव थे उन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। स्पेशली सबसे पालतू जो प्रथम पशु है वो कुत्ता था। वीएन मिश्र द्वारा उत्खनित स्थल बागोर कोठारी नदी के किनारे, उदयपुर वाला क्षेत्र है, उधर बहता है ये कोठारी नदी, जो भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है बागोर। भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाणिक स्थलों में सबसे अधिक सांगोपांग अन्वेषण
इसी स्थल का किया गया है। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। इसे महासतियों का टीला भी कहा जाता है बागोर को। तो ये दोनों इसके जो उपनाम हैं याद रखिए। बागोर से नरकंकाल व्यवस्थित अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल से जंगली एवं पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां भी मिली है। यहाँ से वीएन मिश्र को सन 1968 से 70 में के बीच में लौ काल के उपकरण भी मिलते हैं। तो बागोर से मध्य पाषाण के साथ साथ लौ के भी साक्ष्य मिलते हैं। मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में जो है ये भीमबेटका, इसका उत्खनन वीएस वाकड़कर ने कराया था। यहाँ की गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरणों के साथ ही मानव अंत्येष्टि के प्रमाण भी मिलते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ के शैलाश्रयों से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनकी खोज आरवी जोशी ने की थी। मध्य प्रदेश में जो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी की जो पहाड़ी है मध्य प्रदेश की, जो सतपुड़ा रेंज में पड़ती है और सर्वश्रेष्ठ ऊंची चोटी है, 1350 मीटर शायद है इनका हाइट। तो मध्य प्रदेश के जो पंचमढ़ी में है के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं, जिनका नाम जम्बू द्वीप और भ्रांतनीर देरोथी द्वीप है। सॉरी। तो उत्तर प्रदेश के जो अब उत्तर प्रदेश में देखिए मुरहना पहाड़ में चित्रयुक्त शैलाश्रय मिले हैं। जो मुरहना पहाड़ है, इन शैलाश्रयों में 2 रथों के चित्र मिले हैं। ये सारे मध्य पाषाण का जो स्थल है वो सारे हैं। इन रथों को, जो मुरहना पहाड़ है, यहाँ से 2 रथों के चित्र मिलते हैं शैलाश्रय में से। इन रथों को तीर कमान और भाले लिए हुए पैदल सैनिकों का समूह से घिरा हुआ दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म पाषाण प्रावशेषों में धनुष बाण भी शामिल था। तो स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये हो सकता है कि उन्हें इनकी नॉलेज थी या नहीं। तो जी बिल्कुल ये थी, मुरैना पहाड़ से इसका साक्ष्य मिला है। तो भारत में मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सरायनहर, जो प्रतापगढ़ में है, सरायनहर और महदहा से प्राप्त हुआ है, जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ की कब्रों से अंत्येष्टि संस्कार विधि का पता चलता है। सरायनहर राय से प्राप्त मानव जीवाश्म प्राचीनतम मानव जीवाश्म है। तो ये महत्वपूर्ण है कि भारत में आदिमानव के जीवाश्म नहीं मिले हैं। सरायनहर राय से मानवीय आक्रमण, ये एग्जाम में आए हैं बहुत बार क्वेश्चन। मानवीय आक्रमण का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो सरायनहर से प्रतापगढ़ जिले में है, उत्तर प्रदेश के। युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सरायनहर की खोज केसी ओझा ने की थी। उत्खनन कार्य जी.आर. शर्मा ने करवाया। सरायनहर से संयुक्त रूप से 2 पुरुषों, युगल पुरुष, 2 स्त्रियों के एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है सरायनहर से। सरायनहर राय एवं महदहा ऐसे पहले स्थल हैं जहां स्तंभ गर्त पाए गए हैं। तो स्तंभ गर्त आवास के लिए निर्मित झोपड़ियां हैं। इन दोनों ही जगहों से गर्त चूल्हे भी मिले हैं। सरायनहर राय में जो से 8 तथा महदहा से 35 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। एक ही कब्र में, ये इम्पोर्टेंट है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल अर्थात त्रिमानव समाधि दमदमा से एवं एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल सरायनहर राय से। तो याद रखिए इसे। सर्वप्रथम बूचड़ खाने का साक्ष्य महदहा से मिलता है। महदहा से हड्डी के आभूषण तथा स्त्री पुरुष का युगल समाधि में मिल रहा है यहाँ से। और इसके अलावा महदहा से ये देखिए, सॉरी, ये है
जो त्रिमानव जो कंकाल हैं साथ में, ये दमदमा से, और 4 मानव कंकाल सरायनार से। इसके अलावा हाथी दांत की जो लटकन है वो दमदमा से प्राप्त हुई है। ये सब प्रतापगढ़ में है। तीनों स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। दमदमा से सर्वाधिक समाधान 41 मानव समाधान मिलते हैं दमदमा से, जबकि लेखैया, ये भी उत्तर प्रदेश में है, से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। प्राचीन झोपड़ी का सर्वोत्तम साक्ष्य ये बिहार में है, पैसरा से, जबकि झोपड़ी की विस्तृत साक्ष्य चौपानी मांडो जो इलाहाबाद में है से प्राप्त हुआ है। चौपानी मांडो की झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसी है। और मध्य प्रदेश स्थित बारा शिमला, उत्तर प्रदेश स्थित 2 स्थलों बरकछा और सिद्धपुर से बड़े कारखाने मिले हैं। बरकछा से घिसे हुए पत्थर के जो कुठार का ठूंठ प्राप्त हुआ है। ये ठूंठ हमें लगता है वो शायद जो मुठिया होता है उसका हत्था जो पकड़ने वाला वो होगा। लंगनाज, गुजरात का उत्खनन HD संगालिया, ये लंगनाज का उत्खनन HD संगालिया ने किया है, गुजरात में है। ये भी मध्य पाषाण कालिक स्थल है। देखिए याद रखिए कि ये मध्य पाषाण काल है। इससे पहले हम लोगों ने एक पूर्व जो पाषाण काल में पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम पूर्व मध्य पाषाण काल पढ़े थे, लेकिन वो क्लासिफिकेशन अलग है। उसमें हम पूर्व का देखते हैं कि वो पूर्व पाषाण का वो 3 क्लासिफिकेशन है। इसके बाद से जो आता है इसमें कोई पूर्व नहीं लगा, ये सिर्फ मध्य पाषाण काल है। और 3rd स्टेज आता है नवपाषाण। तो लंगनाज से प्राप्त उपकरण भारत में मध्य पाषाण के सूक्ष्म उपकरणों मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के सर्वोत्तम नमूने हैं। गैंडे की हड्डी, देखिए लंगनाज से गैंडे की हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं। लंगनाज शुष्क क्षेत्र में खोजा गया पहला स्थल है। और नेक्स्ट है कनेवल, ये भी गुजरात में है। यहाँ से ऊँट, गेंडे, नीलगाय, हिरण, संगली, सुअर की हड्डियाँ मिली हैं। यहाँ की उत्खनन भी HD संगलिया ने कराया था। लोटेश्वर, ये भी गुजरात में है। तो लोटेश्वर, लंगनाज और कनेवल सब गुजरात में है। मध्य पाषाण कालिक स्थल 4000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से भी मिलते हैं, लोटेश्वर से। यहाँ उत्खनन कार्य 1990-91 में संपन्न हुआ था। और ये है, अब तमिलनाडु में देखते हैं मध्य पाषाण कालिक स्थल। तो तमिलनाडु में जो टेरी समूह है या टेरी टेला की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। टेरी टेला का अर्थ बालू का टीला है। यहाँ से मध्य पाषाण काल के 11 बालू के टीले, फ्लिंट एवं चट निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। टेरी समूह के प्रस्तर उद्योग का प्रमुख कच्चा माल स्फटिक एवं हल्का भूरा श्रृंग प्रस्तर था। श्रृंग प्रस्तर कर्नाटक में बेंगलोर के निकट जलाहल्ली के आसपास प्रस्तर औजार उद्योग की एक नवीन विशेषता रोमन लिपि के D अक्षर के आकार के तिरछे तीर फलकों का उत्पादन है। पश्चिम बंगाल स्थित वीरभानपुर का उत्खनन कार्य BB लाल ने कराया था। यहाँ से अनेक गड्ढे या भू छिद्र मिले हैं, जिनके बारे में यह समझा जाता है कि छिद्र खंभे गाड़ने के लिए खोदे गए होंगे। जंगली जो चावल है, हस्त निर्मित मिट भांड, अन्नागार के साक्ष्य, ये सब चौपानी मांडो यानी प्रयागराज से मिले हैं। मध्य पाषाण काल के पालतू जानवरों में कुत्ता प्रमुख था। मध्य पाषाण काल में धनुष, बाण, लकड़ी की डोंगी का निर्माण, शवों को दफनाने की प्रथा अर्थात अंतिम संस्कार प्रथा की शुरुआत हुई। भीमबेटका से आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर जैसे महापाषाणकालीन स्थल अपनी समृद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। एल्चिन ने इससे चित्रकारी की अपेक्षा कार्बन वर्तिका से बनाया गया रेखांकन कहता है। एल्चिन जो इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेत्ता, इन सभी जगहों के चित्रों के विषय में मुख्यतः जो चित्र के विषय ज़्यादातर चित्रकारी वो पशुओं से संबंधित है, पशुओं की चित्रकारी की गई है। आदमगढ़ से गैंडे के शिकार का दृश्य जो एक प्रमुख चित्र है। भारत में अग्नि का प्रयोग
मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या नव पाषाण काल में हुआ। खोज तो पूरा पूरा पाषाण काल में ही हो चुका था, लेकिन उसका एक व्यापक जो प्रयोग है उसके साक्ष्य में ये संक्रमण काल जो मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल में अच्छे से प्राप्त होने लगा है। तो खोज हमेशा पूर्व पाषाण काल ही होगा। अग्नि की जानकारी या खोज निम्न पूरा पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल, जो पूरा पाषाण काल में भी सबसे अपर स्टेज है, जो सबसे पुराना काल है निम्न पाषाण काल, उसमें हुई थी अग्नि की खोज। किंतु भारत में इसकी नियमित प्रयोग नव पाषाण काल से शुरू हुई, क्योंकि तो आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम में दक्षिण एशिया की प्राचीनतम लघु पाषाण जो औजार की फैक्ट्री है, इसके प्रमाण मिलते हैं। और इसके साथ ही ये मध्य पाषाण काल, जिसे संक्रमण काल कहते हैं पुरातत्व में, जो प्रागैतिहासिक काल में, वो समाप्त हुआ। अब आते हैं थर्ड, नव पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये 4000 अच्छे से, क्योंकि मेहरगढ़ का जो साक्ष्य मिलता है वो 7000। इसके अलावा नवीन खोज में जो लौरा देव है जो कुशीनगर साइड, हाँ संत कबीर नगर, तो इधर 8000 तक के भी मिलते हैं नवपाषाण कालिक स्थल। तो देखते हैं नवपाषाण काल शब्द पहली बार 1865 में जॉन लुबाक, इन्होंने ही नवपाषाण काल और इनका क्लासिफिकेशन किया था, द्वारा काम में लिया गया। तो नवपाषाण काल को जॉन लुबाक ने इस शब्दावली का प्रयोग किया। गार्डन चाइल्ड जो नवपाषाण काल पे इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, इनकी जो पुस्तक है ये देखिए, मैन मेक्स हिमसेल्फ। तो ये काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आए हैं ये पुस्तक, मैन मेक्स हिमसेल्फ। नवपाषाण के काल के बारे में इन्होंने लिखा है गार्डन चाइल्ड ने। तो नवपाषाण काल को अन्य उत्पादक संस्कृति कहा है। नवपाषाण क्रांति शब्दावली का प्रयोग गार्डन चाइल्ड ने अपनी जो पुस्तक थी 1936 में जो पब्लिश हुई, मैन मेक हिमसेल्फ, उसमें किया था नवपाषाण क्रांति शब्दावली का प्रयोग। जबकि नवपाषाण जो शब्द है उसका प्रयोग किया था जॉन लुबाक ने 1865 में। भारत में नवपाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज ले मैसूरियर ने 1860 ईस्वी में टोन्स नदी घाटी उत्तर प्रदेश में की थी। तो अभी देखिए, इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि हमारे जहाँ जो पूर्व जो पाषाण काल है, उनके सबसे पहले जो उत्खनन हुआ है वो दक्षिण भारत में जो पलवरम है, हैंडेक संस्कृति, जो रॉबर्ट वुडफुट ने की थी। और जो सेकेंड पॉइंट है कि जो मध्य पाषाण काल है वो हमारे विंध्याचल रेंज वाला जो क्षेत्र है उसमें हुआ है। तो जो मध्य पाषाण काल है उसका प्रथम उत्खनन CL कार्लाइल ने किया था 1867 में। तो वो जो विंध्याचल रेंज है उसमें है। और जो नवपाषाण काल के सबसे प्रथम स्थल की खोज हुई है ले मैसूरियर, ये तीनों को याद कर लीजिए, पूर्व पाषाण, नवपाषाण और मध्य पाषाण। तो ले मैसूरियर ने 1860 में टोन्स नदी घाटी में की थी। तो अगर टाइम पीरियड से देखा जाए तो भारत में सबसे पहले नवपाषाणिक स्थल की खोज हुई है। उसके बाद पूर्व पाषाण काल स्थल मिला है जो रॉबर्ट वुडफुट ने खोजी थी 1864 के आसपास में पलवरम में। और 1867 में CL कार्लाइल ने मध्य पाषाणकालिक स्थल की खोज की। पहला स्थल की बात हो रही है यहाँ पे। तो टोन्स नदी घाटी जो उत्तर प्रदेश में है, टोन्स नदी से प्राप्त उपकरण नवपाषाण युग का ही था, जो एक सेल्ट था, 1860 में मिला था। तो इन छोटे छोटे चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सब। तो जो पूरा पाषाण काल उपकरण है, मैंने बताया 1863 में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम स्थान से प्राप्त हुआ था, तथा मध्य पाषाण काल के उपकरण 1867 में विंध्याचल क्षेत्र में इसकी खोज हुई। तो क्रोनोलॉजी आप देख सकते हैं। भारत में प्रथम नवपाषाण कुठार 1842 में मिडोइड टेलर ने रायचूर कर्नाटक में, और लिंगसूर, ये दोनों कर्नाटक में स्थल हैं नवपाषाण कालिक स्थल, यहाँ से मिला है। 1872 में बेल्लारी कर्नाटक में विलियम फ्रेजर ने नवपाषाणिक स्थल की खोज की।
तो पत्थर की कुल्हाड़ी नौपाषाण काल का प्रमुख औजार है ये। और इस काल के उपकरण पॉलिश किए गए थे, पॉलिश किए हुए पत्थरों से बने हुए थे। अतः ये पॉलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति कही जाती है। इनकी विशेषताएं हैं पॉलिश थी, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी का जैसे डेवलपमेंट होता है, और जैसा कि इन्होंने मैन मेक हिमसेल्फ में गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि एक नौपाषाणकालीन क्रांति थी, क्योंकि यहाँ पे मानव ने अस्थायी रूप से जीवन अपना शुरू कर दिया था। नदियों के किनारे बसकर कृषि करना शुरू कर दिया था, और कृषि के पर्पज से उन्होंने फिर एक जगह रहना शुरू किया। तो ये एक नौपाषाणी क्रांति थी, और उनके औजार भी थे पहले की अपेक्षा में। वो कुछ टेक्निकल तरीके से बनते थे, पॉलिश होते थे, और हर साइज में फिर मिलते हैं। और रॉबर्ट वुडफोर्ड ने नौपाषाण काल उपकरणों को 78 वर्गों में बांटा है। तो बिल्कुल इसे याद रख सकते हैं कि नौपाषाण काल उपकरणों को रॉबर्ट वुडफोर्ड ने 78 जो वर्ग हैं इसमें क्लासिफाई किया है, जिनमें 41 चमकीले पॉलिश वर्ग के 37 जो भद्दे हैं कुरकुरे ये नहीं है, पर टोटली ये 78 वर्ग में उन्होंने डिवाइड किया था। नौपाषाण काल में कृषि का सर्वप्रथम शुरुआत हुआ। इस काल की सबसे बड़ी खोज गेहूँ मानी जाती है। कृषि के साथ साथ जो पोल्ट्री बनना शुरू होता है, जो पहिए का आविष्कार होता है, वो भी नौपाषाण काल में होता है। उसके बाद हम लोग मृदभांड की संस्कृति देखने लगते हैं कि मृदभांड बनने लगते हैं, क्योंकि अन्न उत्पादन होता है तो उन्हें स्टोरेज करने के लिए कुछ चाहिए। और स्टोरेज हालांकि नौपाषाण काल में उतने अच्छे रूप से डेवलपमेंट नहीं हुआ था स्टोरेज का, अन्न रखने का। वो उतना ही उत्पादन करते थे जितना वो कंज्यूम कर लें, लेकिन पहिए का भी आविष्कार हुआ और बाद में उसमें चाक और मिट्टी के सब बर्तन बनने लगे। तो जौ और मटर की भी खेती शुरू हो गई थी नौपाषाण काल में। तो नौपाषाण काल में सबसे जो महत्वपूर्ण ज़्यादा चर्चित स्थल है मेहरगढ़। हालांकि अभी पाकिस्तान में है, पर भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो यही है मेहरगढ़। नौपाषाण काल का प्राचीनतम बस्ती 7000 ईसा पूर्व की बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में बुलंद दर्रे के पास स्थित है मेहरगढ़ में। तो अगर आपको कोई मैपिंग में दिक्कत है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में मैपिंग सीरीज है, उसे जाके देख सकते हैं सारे स्थलों को। पूरी मैपिंग सीरीज है पूरी एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री की, तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखें। मेहरगढ़ में 1974 में जीन फ्रांकोइस जेज के निर्देशन में खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। 1974 में मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार, रोटी की टोकरी, ये दो उपनाम इन्हें दिया गया है मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं, जो अभी अब तक जो 1974 में था उस स्थिति के अनुसार ये सबसे प्रथम साक्ष्य मिला था और सबसे प्राचीन स्थल था जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि नवीन खोजों में उत्तर प्रदेश में जो एक स्थल है आगे हम देखेंगे वहाँ पे होता है। तो बोला नदी के किनारे स्थित मेहरगढ़ में गेहूँ कपास की खेती होती थी। सर्वप्रथम रागी की खेती की गई है। तो मेहरगढ़ में जो अन्न मिलते हैं गेहूँ कपास और रागी। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ में 7 पुरातात्विक स्थल प्रकाश में आए हैं। यहाँ से बकरी के साथ मालिक को दफनाए जाने की, जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर में जो गुफकराल हैं वो सब देखते हैं कि वहाँ पे कुत्तों के साथ दफनाने गए, तो यहाँ पे मेहरगढ़ में बकरी के साथ मालिक को दफनाने और अन्ननगार के साथ मिले हैं। कारीगर की कब्र मिली है। मेहरगढ़ के नौपाषाणकालीन चरण की मुख्य विशेषताएं थी कच्ची ईंटों से सिगार के आकार में अंगीठियों से युक्त मकान, चकमक पत्थर और जो आधारित प्रस्तर उद्योग पर जुड़ा हुआ हाशिया था। अब ये है कुछ भारत में, जैसे कश्मीर के नौपाषाणकालीन स्थल है। कश्मीर में नौपाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख स्थल बुर्ज होम और गुफकराल एवं कनिष्कपुरा है। बुर्ज होम 1935 में इसकी खोज H.D. टेरा ने तथा T.T. पीटरसन ने की थी। A.D. टेरा और जो ये पीटरसन है, ये लोग जो पूर्व पाषाण काल में जो सोहन संस्कृति पढ़े थे उससे भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो बुर्ज होम का अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान। तो बुर्ज होम के लोग खुरदरे धूसर मेढ़वान का उपयोग करते थे। बुर्ज होम में कब्र में पालतू कुत्तों, भेड़ियों और माली के शव के साथ दफनाया जाता था। यह प्रथा भारत में
किसी अन्य नवपाषाणकालीन स्तर पर नहीं है। ये भारत की बात हो रही है। मेहरगढ़ में जो है वो कुत्तों के साथ में बकरी है, पर वो मेहरगढ़ अभी वर्तमान में भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान के बालोचिस्तान में है मेहरगढ़। क्षेत्रयुक्त हार्वेस्टर, एक घड़े पर सींग वाले देवता का चित्र बुर्ज होम से मिला है। ओवल डबल नोच हार्वेस्टर केवल पाकिस्तान की स्वात घाटी के क्षेत्रों से मिलता है। तो आप मैपिंग में बता दूं कि स्वात घाटी वाला जो क्षेत्र है, जो पाकिस्तान का वेस्टर्न जो पॉइंट है, वो जो वेस्टर्न रीजन है, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट का रीजन है जहाँ अफ़गानिस्तान टच करता है पाकिस्तान को, तो उधर ही स्वात घाटी है। मैपिंग का सीरीज आप ज़रूर देख लें, बहुत सही रहेगा, आसानी रहेगी आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ने के लिए। गुप्त कराल, इसकी खुदाई 1981 में ए.के. शर्मा ने की थी। जो बुर्ज होम था उसका तो टी पीटरसन और टेरा ने किया था, और इसका ए.के. शर्मा ने। गुप्त कराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। गुप्त कराल में लोग कृषि एवं पशुपालन करते थे। गुप्त कराल से अनाज पीसने एवं वस्त्र सिलने की विधि से परिचित होने के प्रमाण भी मिलते हैं। अलंकृत हार्वेस्टर एवं तांबे की हेयरपिन गुप्त कराल से भी मिली है। तो कश्मीर में जो नवपाषाणकालीन स्थल हैं उनके शॉर्ट में कुछ विशेषताएं देख लीजिए। यहाँ से गर्तावास मिलते हैं, यानी शवों के साथ जो पालतू पशु और कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी उसको दफनाया जाता था। अनेक प्रकार के मृदभांड मिलने लगते हैं। नवपाषाण काल में पत्थर और हड्डियों के औजार मिलते हैं। माइक्रोलिथ की अनुपस्थिति और लघु पाषाणों का पूर्णतया अभाव है। जो मध्य पाषाण काल की जो विशेषता है माइक्रोलिथ, तो वो लघु उपकरण हैं, यहाँ पे नहीं मिलते हैं। गोमल नदी घाटी में गुमला से विशाल सामुदायिक चूल्हे मिले हैं। अब जो उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ नवपाषाणकालीन जो स्थल हैं उनको देखते हैं। चिरांद, बिहार का जो सारण जिला है उसमें है। नामक नवपाषाणकालीन स्थल से अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। चिरांद से पत्थर के उपकरण नहीं मिलते हैं। चिरांद एक नवपाषाणकालीन स्थल है। गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदी के संगम पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद स्थित कोल्डियावा, मेहगड़ा, मागरा, पंचोह अन्य महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है। और कोल्डियावा से नवपाषाण काल के साथ ताम्र तथा लौहकालीन संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में बेलन घाटी में स्थित कोल्डियावा ऐसा नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ से 6000 ईसा पूर्व का चावल, धान, ये 6000 नहीं है, ये 8000 ईसा पूर्व है कि कहीं कहीं 8000 दिया है ज़्यादातर, क्योंकि मेहरगढ़ से भी पुराना साक्ष्य मिलता है इसका। तो चावल, धान का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में स्थित मेहगड़ा से भी चावल का खेती का जो प्रमाण है वो मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के लहुरा देव, वो जो कोल्डियावा है वो 6000 है, वो गलत है। लहुरा देव है, वहाँ से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं अभी अब तक मेहरगढ़ से भी पुराना। तो उत्तर प्रदेश के लहुरा देव जो संत कबीर नगर जिला है, लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व तक का चावल की खेती के साक्ष्य नवीनतम खोज के अनुसार मिलता है। इससे पहले मेहरगढ़ था, जिसे भारत की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है, जबकि मेहरगढ़ से प्राप्त खेती के साक्ष्य महज 7000 ईसा पूर्व तक के मिलते हैं। कोल्डियावा, मागरा से वृत्ताकार झोपड़ियाँ कई स्तर प्राप्त हुए हैं। यहाँ से डोरी या टोकरी की छाप वाले हाथ से बने अनगढ़ मृतभांड प्राप्त हुए हैं कोल्डियावा से। महगहा, मवेशी के खुरों एवं खूंटों के निशान से युक्त पशु बाड़ा और गौशाला का साक्ष्य मिलता है। महगढ़ा से गौशाला का साक्ष्य और पशु बाड़ा। बेलन घाटी जो इलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश के, यहाँ से, और यहाँ कोल्डियावा, चौपानी मांडो और महगड़ा नामक स्थानों से अन्न संग्रह चरण में अन्न उत्पादन चरण से संक्रमण के संकेत मिलते हैं। तो अन्न संग्रह चरण से अन्न उत्पादन चरण
यानी कि यहाँ पे अन्न उत्पादन के साथ साथ जो संग्रहण है उनके भी साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डिवा से रस्सी छाप, डोरी छाप मृदभांड मिलते हैं। चौपानी मांडो से मृदभांडों के उपयोग का सबसे पुरातन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दक्षिण भारत में जो कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाणकालिक स्थल है इसमें है सबसे पहले कर्नाटक में मास्की, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडक्कल, टी नसीरपुर। ये सभी स्थल याद कीजिए कर्नाटक में नवपाषाणकालिक स्थल जो काफ़ी प्रमुख रूप से चर्चित स्थल हैं नवपाषाण काल के। टेक्कलकोट। और आंध्र प्रदेश में एक है नागार्जुनकोंडा और ये है उतनूर, पलवाय और संगनपल्ली। संगनकल्लू कर्नाटक में, संगनपल्ली आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में है पेयमपल्ली। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणकालीन साक्ष्य संगनकल्लू और नागार्जुनकोंडा से। संगनकल्लू जो कर्नाटक में है और नागार्जुनकोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ से सबसे पहले मिलते हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का मुख्य स्थान बेल्लारी कर्नाटक है, जिसकी खोज विलियम फ्रेजर ने 1872 में की थी। बेल्लारी कई नवपाषाणी कालीन स्थलों जैसे संगनकल्लू, टेक्कलकोट, बुधियल, कुपगल, कप्पगल और कुदिथिनी के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के नवपाषाण काल के स्थलों पर विशेष कर्नाटक के पिकलीहल में भस्म टीले पाए गए हैं। तो भस्म टीले मवेशी रखने वालों की जो बस्ती के अवशेष हैं। यहाँ पे क्या होता है, जानवरों को एक बड़े बाड़े में रखा जाता था, उनका जो गोबर इकट्ठा होता था उसमें आग लगा देती थी। तब वो वहाँ से जाते थे, मूव करते थे या माइग्रेट करके कहीं चले जाते थे तो वो आग लगा देते थे, इससे वो गोबर राख के ढेर में हो जाता था। और ये वही जो राख के टीले मिलते हैं, भस्म टीले। और सर्वप्रथम टीजे न्यूवोल्ड ने कर्नाटक स्थित कुपगल में राख के टीले की खोज की थी। तो राख की सब जो ये राख के टीले जो साउथ इंडियन जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम महापाषाणिक स्थल देखते हैं वहाँ पे ये सब मिलता है। तो दक्षिण भारत के संदर्भ में प्राचीन इतिहास के संदर्भ में राख के टीले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो स्थल हैं वो भी याद रखना जरूरी है, जिससे टीजे न्यूबोल्ड ने सबसे पहले कर्नाटक में कुपगल से राख के टीले की खोज की। और रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम इन टीलों का संबंध नवपाषाण काल से बताया। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने बताया कि ये नवपाषाणकालिक टीले हैं। सभी दक्षिणी भारतीय नवपाषाणिक स्थलों से राख के टीलों की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ये भी एक स्टेटमेंट अगर कहीं आता है क्वेश्चन में कि क्या हर नवपाषाणिक स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, तो नहीं, नवपाषाणकालिक स्थल हैं ये राख के टीले जहाँ जहाँ मिले हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि जहाँ नवपाषाणकालिक स्थल है वो राख के टीले वहाँ से मिले ही हैं। तो इसके अलावा राख के टीले जहाँ जहाँ से मिले हैं ये स्थल हैं कर्नाटक में पिकलीहल, संगनकल्लू, कुपगल, बुधियल, मास्की, ब्रह्मगिरी, बुधिकनामा। आंध्र प्रदेश में उतनूर, पलवाय। और ये जो बुधियल है कर्नाटक में से सामुदायिक भोज उत्सव के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा टेक्कलकोट से सोने की लटकन कान की बालियां मिलती हैं। टेक्कलकोट से कर्नाटक स्थित वाटगल से सुपारी का साक्ष्य मिलता है। 2001 में पी राजेंद्रन ने तमिलनाडु स्थित ओदय से शिशु कपाल प्राप्त किया था जो पाषाणकालीन था। तमिलनाडु स्थित आदिचलनूर में ऐसी बहुत सी कब्रें मिली हैं जिनमें शवों की हड्डियों पात्रों में रखकर दबाई गई थी। असम में मेघालय की गारो पहाड़ियाँ से भी नवपाषाणकालिक स्थल हैं। तो ये देखिए, इसको याद रखिए, ये वाला जो गारो पहाड़ियाँ है ना जो मेघालय में, तो यहाँ से भी नवपाषाणकालिक साक्ष्य मिलते हैं। तो मृदभांड
सर्वप्रथम नवपाषाण काल में बनने लगे, मैंने जैसे कि पहले बताया, क्योंकि जो पहिए का आविष्कार हो गया था उस पर मृदभांड बनने लगे थे, क्योंकि इसी काल में सर्वप्रथम खेती की शुरुआत हुई और लोगों ने अन्न संग्रहण हेतु बर्तनों की आवश्यकता पड़ी। कुम्भकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में दिखाई देती है। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृदभांड मिलते हैं, बाद में बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का प्रयोग करने लगे। इन बर्तनों में पालीदार काला मृदभांड, ब्लैक पर्निश्ड वेयर, धूसर मृदभांड वेयर, जो ग्रे वेयर है, और मंद वर्ण मृदभांड शामिल हैं। बाद में नवपाषाण काल के बाद जो संस्कृति होती है, स्पेशली ताम्र पसाड़ी संस्कृति, हड़प्पन साइट होते हैं, उसके अलावा जो वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, तो मृदभांडों के कलर, उनके ऊपर किए गए डिजाइन के आधार पे उनका क्लासिफिकेशन होने लगता है। तो ये मृदभांड आगे चल के काफ़ी ज़्यादा संस्कृति के निर्धारण में रोल अदा करते हैं, स्पेशली जो पुरातत्व इतिहासकार हैं उनके लिए। तो नवपाषाणकालीन औजार, जो प्रमुख नवपाषाणकालीन औजार हैं, ये आपके हैं सेल्ट, कुल्हाड़ी, ये सबसे प्रमुख रूप से यूज होता था, और बसुली, छेनी। नवपाषाणकालीन लोगों की मुख्य उपलब्धि जानवरों को पालतू बनाया। हालांकि ये प्रक्रिया पहले से भी शुरू हुई थी, मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण से शुरू हो गई थी। पशुपालन के थोड़े समय बाद कृषि शुरू हुई। तो याद रखिए, कभी भी नवपाषाण काल में पालतू जानवरों का मत कीजिएगा, ये हमेशा मध्यपाषाण ही होता है। मध्यपाषाण काल में पालतू जानवरों को पालतू बनाने मानव ने शुरू कर दिया था। तो कृषि की शुरुआत ये बिल्कुल नवपाषाण काल में हुई। ग्राम्य जीवन, स्टेबल लाइफ, जिन्होंने जब कृषि की शुरुआत किया तो मैंने बताया कि वो लोग एक जगह पे रहने लगे, अपनी फसल को देख रेख करने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए वो एक जगह रहने लगे। हालांकि उस टाइम पे माइग्रेट करते थे लगभग, पर वो 6-6 महीने, साल भर जब तक फसल नहीं लगते थे वो एक जगह रहते थे। तब तक वो अपना पशुवाड़ा, जो साउथ इंडिया में देखते हैं कि जो राख के टीले मिलते हैं, तो जब फिर दोबारा वो एक फसल लग जाती थी, कट जाती थी, उसको कंज्यूम कर लेते थे, तो फिर वहाँ से अपने जो गाय मवेशी होते लेके चले जाते थे। उनके जो गोबर है उन्हें आग लगा के और सारी चीज़ों को चले जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया है कि वो ग्राम्य जीवन की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे और स्थिर रूप से रहने लगे। नवपाषाण काल के लोग रागी, कुल्थी, चावल, गेहूँ, जौ और कपास थे, ये उगाते थे। नवपाषाण काल में नाव का निर्माण शुरू हो गया था, ये भी देख लीजिए। नवपाषाण काल के लोग पूर्णतः पत्थर से बने औजारों पर निर्भर करते थे, अतः उनके निवास स्थान पहाड़ियों के आसपास ही होते थे। तो नदी और पहाड़ियों के आसपास ही होते थे ये, तो इन्हें सब कुछ मिल जाता था आसानी से। तो फिलहाल इसमें हम लोगों ने पूर्वपाषाण काल, नवपाषाण काल, जो प्रागैतिहासिक काल है, उसको हमने देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसे लौह युग और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। आप मैपिंग सीरीज को जाकर प्लेलिस्ट में देखिए और इस सीरीज़ में, रीडिंग सीरीज में कंटिन्यू बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।